सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक कोठारी। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कुछ अलग अलग तरह के रेशियोज़ कैसे निकाले जा सकते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही नई चीज़ है इस क्वेश्चन में जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, वो है फाइनेंशियल लिवरेज। ये टॉपिक हमने टाइप्स ऑफ लिवरेजेस वाले चैप्टर में कवर अप किया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में मैं उसको फॉर्मूला लेके समझा दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। आपको ये करना है कि वहाँ जाओ, उस वीडियो को प्रॉपरली देखो या वो चैप्टर कंप्लीट करो और उसके बाद आके ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन का गो थ्रू कर लो एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या और क्यों किया। ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो और कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन आपने बाद में लेना था टाइप्स ऑफ लिवरेजेस के, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये इस चैप्टर से रिलेटेड और बाकी चैप्टर तो पूरा का पूरा लिंक नहीं है। कुछ कुछ जो टॉपिक्स हमको क्वेश्चंस में दिए होते हैं तो वो हमको कंसिडर करना पड़ता है। इसीलिए इट्स बेटर टू कंसिडर दैट क्वेश्चन इन दैट चैप्टर इटसेल्फ, बट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि चलो ठीक है, आप वो वाला पार्ट देखना और उसके बाद यहाँ पे आके कर लेना। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जेकेएल लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट है किस कंपनी की? जेकेएल लिमिटेड की, और वो भी 2 साल की है, 2015 एंड 2016। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट की मटेरियल का क्वेश्चन है। सो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको ठीक करने बोल दूंगा। उसके हिसाब से आप अपने बुक में भी मार्क कर लेना। आपको जो दो बैलेंस शीट दी है, तो सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है 2015 का, सेकंड कॉलम आपको दिया हुआ है 2016 का। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, इस 2015 को 2016 कर लो और यहाँ पे इसको 2015 कर लो। उल्टा लिखा हुआ था बस, और कुछ नहीं। अब आपको शेयर होल्डर्स के फंड, अप्लीकेशन ऑफ फंड, शेयर होल्डर फंड, लोन फंड दिया हुआ है, फिर अप्लीकेशन में फिक्स्ड असेट्स दिया हुआ है, कैश एंड बैंक, डेटर्स, स्टॉक, अदर करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज़। और आपको जो इनकम स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है, ऊपर में बैलेंस शीट थी, नीचे में इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, या उसको आप बोल सकते हो अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस किया और उसके बाद में आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। ये तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। निकालना क्या है? सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक एक करके डिस्कस करेंगे एक साथ करने के बजाय। तो देखो, सबसे पहले हमको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री हम कंज्यूम करते हैं। सो इन्वेंट्री को कितने बार आपने टर्नओवर में कन्वर्ट किया, ये मतलब होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। और एक्चुअल में सेल्स काम नहीं आता इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री कंज्यूम करते तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इंपॉर्टेंट, ये हमने देखा था। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमेशा याद रखना, अगर 2 साल दिए हुए हैं कोई भी क्वेश्चन में, दो अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं तो एवरेज लो, और एक ही साल दिया है तो एवरेज लेने का स्कोप ही नहीं बचता, क्योंकि एक ही फिगर दी हुई है। यहाँ दो फिगर हमारे पास में पता है, इट्स बेटर टू टेक एवरेज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ध्यान देना, पहली चीज़ मैं मार्क कर रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे लिखा है फॉर द ईयर 2015-16, यानी कि अगर 2 साल लेता हूँ मैं, ये और ये, तो ये कौन सा साल था? 2014-15, तो 2015 मार्च में ख़त्म हुआ था, और यह 2015-16 फाइनेंशियल ईयर हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, तो ये 16 मार्च को ख़त्म हुआ। इन दोनों में से कौन सा ईयर है? मार्च 31, 2016, ये है 2015-16। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसी साल का लेंगे, दैट इज़ 2860। और उसके बाद एवरेज स्टॉक लेना है, तो ये दो फिगर लेंगे हम एवरेज स्टॉक के लिए। आर यू गेटिंग इट? स्टॉक की फिगर बैलेंस शीट से उठाई हमने। एवरेज स्टॉक तो पुराने साल, और एवरेज स्टॉक कैसे लिखते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, या पुराने साल का और इस साल का क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। सो 2860 और एवरेज स्टॉक में 2867 और 2407, इनका एवरेज।
2637 7.91 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मतलब क्या हुआ पता है कि आपने एवरेज स्टॉक को, आपने क्या किया, एवरेज स्टॉक को साल भर में अप्रोक्सीमेटली 8 बार टर्नओवर में कन्वर्ट किया। टर्नओवर हियर मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स में आपने कन्वर्ट किया, सोल्ड में आपने कन्वर्ट किया उसको। सो 8 बार कन्वर्ट करना इज़ गुड थिंग। जितनी ज़्यादा हो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उतना ही अच्छा कि हम रोटेट कर पा रहे हैं। उतने ही स्टॉक को खरीद के लेके आते हैं, सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर से खरीद के लेके आते हैं, सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है पता है, आपने 8 बार उतना ही स्टॉक साल भर में खरीदा है। और ख़रीदा कब, हम क्यों खरीदेंगे इतनी बार हम क्यों खरीदते, क्योंकि माल आते जा रहा है, जाते जा रहा है, आते जा रहा है, सेल्स होते जा रहा है, आते जा रहा है, सेल्स होते जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। सेकंड, अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज। अब ये फाइनेंशियल लिवरेज में ज़्यादा यहाँ पे समझाता नहीं हूँ, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिवरेजेस वाले चैप्टर में, तो इसको बस एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ये इंटरेस्ट के रिस्क को डिनोट करता है, क्योंकि देखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। न्यूमरेटर में भी अर्निंग है, डिनोमिनेटर में भी अर्निंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है, डिनोमिनेटर में अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है। 2015-16 की डिटेल हम देख रहे हैं, तो देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हुआ और अर्निंग बिफोर टैक्स ये हुआ। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो हम दो फिगर लेंगे, 170 और 57। $2.98 टाइम्स फाइनेंशियल लिवरेज। तीसरी चीज़ जो हमको निकालनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान दो, यहाँ पूछा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पूछा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल यानी कि पैसा, फंड्स, एम्प्लॉय करना यानी कि डाला है हमने, कहीं पर डाला है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है। कंपनी में कैपिटल कहाँ कहाँ से आया है, कंपनी में कैपिटल दो तरीके से आया है, शेयर होल्डर और लोन का फंड। शेयर होल्डर सोर्सेस ऑफ फंड्स दिख रहा है आपको, वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। दो तरह का कैपिटल कंपनी के अंदर में आया है, एक तो है इक्विटी का कैपिटल कंपनी में आया, दूसरा आपका लोन वालों का कैपिटल जो कंपनी में आया। सो दो अलग अलग तरह का कैपिटल कंपनी में आया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर कौन सी हुई, ये वाली हुई, 5947 और 4555। और आपको क्या निकालना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान देंगे, फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो अच्छा नीचे में ले लोगे आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, नीचे में तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। यार एक चीज़ याद रखना, डिनोमिनेटर में जो फिगर है उसी से रिलेटेड न्यूमरेटर में फिगर होनी चाहिए। अब हम रिटर्न निकाल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में जो कैपिटल लिया उसी से रिलेटेड रिटर्न, उसी से रिलेटेड रिटर्न, उसी में कौन आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लोन। इन दोनों के लिए अवेलेबल जो रिटर्न है, अर्निंग्स है, वो न्यूमरेटर में आनी चाहिए। अब अर्निंग की बात करते हैं। चलो मैं एक बार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर लिख लेता हूँ यहाँ पे, 5947 4555। ठीक है, तीसरी ठीक है। सो अब रिटर्न क्या लोगे, ध्यान दो। रिटर्न में देखो आपके पास में पहले तो EBIT है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। कितने रिटर्न आपके इसमें दिए हुए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 2 3। इन तीनों में से कौन सा ऐसा रिटर्न है जिसमें से इक्विटी वालों को भी दिया जाता है, जिसमें से लोन वालों को भी इनकम दी जाती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट बांटा जाता है? लोन वाले को क्या दिया जाता है? लोन वाले को सर इंटरेस्ट दिया जाता है। इक्विटी वालों को क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी के लिए रिटर्न कौन सा? डिविडेंड। लोन वाले के लिए रिटर्न कौन सा? इंटरेस्ट। तो ये दोनों अमाउंट कौन सी फिगर में से दी जाती है?
सर ये दोनों अमाउंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से नहीं दी जाती, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सिर्फ डिविडेंड दिया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से भी सिर्फ डिविडेंड दिया जाता है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसी एक फिगर है जिसमें से इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों दिया जाता है। तो हम क्या लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे यहाँ पे। अब एक चीज आ सकती है आपके दिमाग में, ये आप बिफोर टैक्स भी ले सकते हो और ये आप आफ्टर टैक्स भी ले सकते हो। अगर आफ्टर टैक्स लेना है तो 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो ये आप 57 ले लो, सबसे बेस्ट है, यानी कि नहीं, इंटरेस्ट माइनस 170, 170 और टैक्स का रेट निकाल लेते हैं ना। 23 का टैक्स लगा था 57 पे, यानी तकरीबन 40.35% का टैक्स है, इंटू सॉरी -1, 23 का टैक्स लगा था 57 पे, तो दिस इज़, या तो आप 23 का पूरा ही टैक्स माइनस कर दो, 40.35, सो 170 1 माइनस 0.4035 का टैक्स रेट है। एक 101.405। पाँच 2 5 1 डिवाइडेड बाय, यह आएगा 1.93%। दिस इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो आप माइनस कर रहे हो तो आपको टैक्स की डायरेक्ट अमाउंट लेना इज़ नॉट फिजिबल, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट की भी फिगर चले जाती है, इंटरेस्ट पे जो टैक्स था। इसीलिए ईबीआईटी में से डायरेक्ट आप अगर टैक्स माइनस करोगे तो उसमें इंटरेस्ट पे भी गया और डिविडेंड पे भी गया, ये दोनों चीज़ें कंसिडर रहेगी। यहाँ पे नोट ज़रूर लिख देना एक चीज़ कि आपने आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है, ठीक है। आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बिफोर टैक्स भी कंसिडर करो तो भी आंसर सही है, बस नोट लिख के ज़रूर आना। चौथी चीज़ यहाँ पे जो कैलकुलेट करनी है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सिंपल सी बात, सेम पुराना वाले फंडा अपनाओगे। डिनोमिनेटर में आप क्या लोगे, एवरेज इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल दोनों आता है। और इसी से रिलेटेड इन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो आप लोगे। और कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब हमारे पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का कितना है, सिर्फ 2016 की फिगर आप कंसिडर करोगे क्योंकि क्वेश्चन है 2016 बोला है सिर्फ, सो वो है 34, तो मैंने ले लिया 34। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कुछ भी नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, चौथी चीज़ है शेयर होल्डर्स फंड। तो आप शेयर होल्डर्स फंड कौन सा लोगे, ये 2377 और 1472। $1924.5।
1.76%. दिस इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी पे इतना रिटर्न हम कमा रहे हैं, और एक्चुअल में देखो तो कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि सिर्फ 2% या 0.25% रिटर्न इक्विटी शेयर पे बहुत कम है. फिक्स्ड अगर आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी में या बैंक में सेविंग्स में भी पैसा रखते हैं ना, तो 4% रिटर्न मिलता है. सो कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब है. एंड द नेक्स्ट इज़ एवरेज कलेक्शन पीरियड. कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो. एवरेज कलेक्शन पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने दिन का सेल्स डेटर्स में फंसा रहता है. कितने दिन का सेल्स डेटर में फंसा रहता है. कितने दिन का सेल्स, यानी कि नीचे में आ गया डेली क्रेडिट सेल्स, और वो डेटर्स में फंसा रहता है. तो एवरेज डेटर्स, क्योंकि हमारे पास 2 साल का डेटर अवेलेबल है. डेटर्स कहाँ मिलेंगे, ये रहे. सो दिस इज गोइंग टू बी 5th पार्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी 5th पार्ट. 14951168. ये हो गया एवरेज डेटर. अब आपको निकालना है कि डेली क्रेडिट सेल्स कितना. अच्छा, मैं पहले ये भी निकाल लेता हूँ. ये होगा 1331.50. अब क्या मतलब क्या है मेरा पता है क्या. एवरेज मेरे साल भर डेटर्स 1331.50 रहते हैं. यानी कि क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि आज आपने सेल किया, डेटर्स में फंस गया. कल आपने सेल किया, डेटर्स में फंस गया. कल इस तरह से क्या हो रहा है, फिगर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. कहीं ना कहीं जाके 1331.5 आ रहा है. उसके बाद जो भी सेल्स होगा उस दिन बढ़ेगा भी और पुराना वाला वापस आएगा भी, क्योंकि ये वाला बंदा पेमेंट कर देगा, कैश दे देगा आपको. ठीक है, लेकिन सेल्स होगा इस दिन तो डेटर्स बढ़ जाएगा. तो ये कैश देने से अमाउंट उतने से कम होएगी और उतने से अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी और को आपने सेल किया है. सो बोलने का मतलब ये जो इतना पीरियड है, ये आपको निकालना है कि एवरेज हमको 50 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं पैसा रिकवर करने में. तो डेली क्रेडिट सेल्स कितना निकालोगे, इस साल का सेल्स ले लो. इस साल का सेल्स आ जाएगा आपका, ये 5वां आइटम 22,165. ठीक है, डेली क्रेडिट सेल्स. सो 22,165 डिवाइडेड बाय 365 डेज. 22,165 साल भर का सेल है. डिवाइडेड बाय 5 करोगे, 365 करोगे तो एक दिन का सेल मिलेगा. 60.73. $21.92 डेज. यानी अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 22 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड है. यानी आज अगर हमने सेल किया तो 22 दिन लग जाएंगे उस डेटर से पैसा आने में. तो क्या होएगा पता है, 22 दिन तक कोई भी कैश फ्लो नहीं हो रहा कंपनी में. आज सेल किया, कितना 60.73 का डेटर में बैलेंस खड़ा हो गया. कल सेल किया तो टोटल बैलेंस कितना खड़ा हो गया, 60 + 60 120. फिर और बैलेंस कितना खड़ा हो गया तीसरे दिन, 60 60 60 180. ऐसे करके बैलेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. 22 दिन तक, 22 डेज तक बैलेंस बढ़ता जाएगा. तब तक कोई कैश इनफ्लो नहीं हो रहा. और उसके बाद 23rd डे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ. 23rd डे नया सेल्स क्रिएट होएगा तो 60 रुपये ऐड होगा. लेकिन पहले दिन जिसको सेल किया था, ध्यान देंगे, पहले दिन जिसको सेल्स किया था वो अपन को कैश दे देगा 60 रुपये का. तो उस दिन 60 रुपये ब्लॉक भी हुए और उस दिन 60 रुपये निकल भी गए. नए वाले बंदे के ब्लॉक हुए, पुराने बंदे के निकल गए. तो बैलेंस उतना ही रहा. 100 रुपये में 60 डालो, 160 हुए. उसमें से 60 निकाल लो, 100 वापस 100 हो गए. तो अल्टीमेटली बैलेंस तो 100 ही रहा. फिर अगले दिन भी बैलेंस हो, फिर अगले दिन भी बैलेंस हो, फिर अगले दिन भी बैलेंस हो. सिर्फ बढ़ेगा कब तक, 22 दिनों तक सिर्फ बैलेंस बढ़ेगा. और उतना ही हमारा डेटर्स का बैलेंस होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा डेटर्स का बैलेंस बढ़ेगा नहीं. सो वही हमको निकालना था, एवरेज कलेक्शन पीरियड. अब एक और चीज़ आखिरी जो बची हुई है क्वेश्चन में वो ले लेते हैं. उन्होंने बोला है गिव अ ब्रीफ कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन सॉरी, मैंने एकदम बच्चों वाली हरकत की है, पोजीशन बोल के. बी पॉइंट देखो, कमेंट करेंगे हम. ठीक है,
अब कमेंट क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कभी भी फाइनेंशियल पोजीशन की जब बात आती है तो आप देख लो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऊपर ऊपर से देखो। सबसे पहले अगर आप प्रॉफिट को देखोगे तो प्रॉफिट देखो 289 का 34 हो गया, ठीक है, 289 का 34 यानी कि प्रॉफिट बहुत कम है। जबकि अगर आप ध्यान दोगे तो सेल्स आपका 13 का 22 हुआ है, सेल्स तो ऑलमोस्ट डबल होया, लेकिन प्रॉफिट 4 गुना कम हो गया। और इसकी वजह क्या है ये इन दोनों फिगर के बीच में आपको पता चलेगा, ध्यान देना। इसकी वजह है बेसिकली आपकी ये कॉस्टिंग 20,000, यहाँ देखो ये कॉस्टिंग नहीं, हाँ मेजर वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेजर वजह आपको यहाँ पे दिखेगी, मैं मार्किंग कर रहा हूँ अभी ब्लू से। देखो सेल्स भले ही डबल हो गया लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट उतना का उतना ही है, ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर नीचे 1338 था 1305 है, कम हुआ उल्टा। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चे हैं आपके ये अननेसेसरी बड़े हैं। और उसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में देखना 586 का था, 13,000 का सेल होने के बाद में 586 का मेरा ईबीआईटी था, लेकिन यहाँ 22,000 के सेल के बाद भी 170 का मेरा ईबीआईटी है, यानी कि कम है, बहुत कम है। और यहीं पे आपको रीज़न पता चल जाता है कि दो रीज़न जो है वो सिर्फ यही है, एक तो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा और ये एक्सपेंसेस, बेसिकली दोनों के दोनों एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस बढ़ जाने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ है, पहला कमेंट। ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंस रेशो, ना कि एक्सपेंस रेशो मतलब एज कंपेयर टू सेल्स। पहले 1 रुपए के सेल्स के लिए मान के चलो अगर 50 पैसे का खर्चा होता तो आज उसी 1 रुपए के सेल्स के लिए आपका 70, 75, 80 पैसे का खर्चा हो रहा है। तो सेल उतना ही लेकिन खर्चा जो रेशो था वो बढ़ गया, ठीक है। सेकंड मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन आप करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपकी करंट लाइबिलिटी है 3937, ब्लू से लिखता हूँ, करंट लाइबिलिटी है 3937, यहाँ है 3794, चलो यहाँ लिख लेता हूँ 3937 और 3794, ठीक है। स्टॉक को तो खैर टाइम लगता है। एक काम करो, कैश एंड बैंक लो, डेटर्स लो और अदर करंट असेट्स लो, इन तीनों की टोटल करो 489 प्लस 1495 एंड प्लस 1567, सो 3551 आ रहा है यहाँ पे। और दूसरे केस में देखते हैं 470 प्लस 1168 प्लस 1404, सो 3042 आ रहा है। अब रेशो निकालो, क्या हो रहा है आपको पता है, थोड़ा सा दिख रहा है, ये है आपके क्विक असेट्स और ये है आपकी करंट लाइबिलिटी। मैं स्टॉक तो हटा ही दिया, स्टॉक इसलिए हटा दिया क्योंकि इसको टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। मैं लिक्विडिटी चेक कर रहा हूँ कंपनी की कि मेरी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितना पैसा है मेरे पास अवेलेबल। लाइबिलिटी है ऑलमोस्ट 4,000 की और आपके पास पैसा है सिर्फ 3,500 रुपये, एक से भी कम है आपका क्विक रेशो या लिक्विडिटी रेशो, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी घातक है। हमने लिक्विडिटी वाला रेशो देखा था, उसमें ये देखा था यार क्विक असेट्स एटलीस्ट उतने तो होने चाहिए जितने हमारे पास में लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी अगर 4,000 की है तो क्विक असेट्स 4,000 के तो होने चाहिए। एक से कम होना क्विक रेशो इज बैड फॉर द कंपनी। That's it. So this is what the financial comment, what we can say कि फाइनेंशियल पोजीशन पे कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट लिमिटेड, 1 2 3 लाइन और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। आप शेयर होल्डर फंड देख लो, लॉन्ग टर्म फंड देख लो,
या फिर कोई और एक्सपेंस देख लो, मैंने ओवरऑल दोनों पे दे दिया। सो मैंने जब लिक्विडिटी या क्विक रेशो लिया तो इसका मतलब मैं पूरा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट कंसिडर कर चुका हूँ। मैं फिर जब प्रॉफिट ले रहा हूँ इसका मतलब पूरा फाइनेंशियल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने कंसिडर कर लिया। अगर आप सिर्फ सेल्स लेते और एक्सपेंस लेते तो बात ठीक थी, कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन जब मैंने प्रॉफिट ही ले लिया तो उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी कंसिडर हो चुकी है। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर्स नोट डाउन कर लो, कुछ भी दिक्कत हो डाउट हो इस क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछेगा। बाय बाय।